अगर आपको इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा का सिलेक्शन बैलॉट ईमेल रिसीव हो गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस। बट वेट, ये वही स्टेज है जहां सबसे ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं, क्योंकि बैलॉट जितना इजी पार्ट था वीज़ा लेना उतना ही मुश्किल है, एंड दैट्स द रियल गेम। लोग गलत बैंक स्टेटमेंट लगा लेते हैं, या फिर 28 डेज का कैलकुलेशंस को मिस्टेक कर देते हैं, रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, या फिर समटाइम्स डॉक्यूमेंट्स मिस भी कर देते हैं। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपके 4 to 5 लाख का एक्सपेंसेस रिस्क में चला जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, 28 दिन जो फंड का रूल है वो इसका एग्जैक्ट ब्रेकडाउन क्या होगा, इसके अलावा टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टाइमलाइन कैसे कैलकुलेट करना है, और कौन सी मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करनी है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा यूके ड्रीम को डिले कर सकता है या फिर उसको खत्म भी कर सकता है। पहला स्टेप है कि सिलेक्शन ईमेल के बाद क्या होता है। तो जब आपको सिलेक्शन ईमेल आता है उस दिन से आपके बेसिकली काउंटडाउन स्टार्ट होता है, और उस लेटर में जो आपको ईमेल रिसीव होता है उस ईमेल में ये स्पेशली लिखा होता है कि आपको कब तक अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करके बायोमेट्रिक बुक करके अपनी जो फॉर्मेलिटीज है वीजा की वो कंप्लीट करना है। उस ईमेल में जो डेट दिया हुआ है उस डेट से कोशिश करो कम से कम 15 से 20 दिन पहले अपनी सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट मिनट का जो डिसीजन होता है कि हम लास्ट मिनट में करेंगे वो हमेशा कोई ना कोई डिले या फिर कंफ्यूजन या फिर ऐसे कोई चीज लेके आती है जो आपके लिए सही नहीं है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास 1 महीना है या 15 दिन है, 2 महीने हैं, पूरे 3 महीने हैं, 90 डेज है आपके पास, जिसमें आपने सबसे पहले ऑनलाइन वीजा अप्लाई करना है। फिर आप उसकी एप्लीकेशन फीस जो है एम्बेसी फीस वो पे करोगे, फिर देन आप इसकी इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज पे करनी होती है। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक की डेट बुक करके वीएफएस ऑफिस जाके वहां अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने होते हैं। तो ये सारी प्रोसेस के लिए आपके पास 90 डेज है, बट 90 डेज बहुत ह्यूज डेज होती हैं, बहुत ह्यूज टाइम है आपके पास। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप ये सारा प्रोसेस विद इन 2 मंथ करो। और इसमें अगर मैं आपको प्रो टिप्स दूं तो फंड्स अरेंज करना सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपको। तो अगर हम स्टेप 2 की बात करें जो कि फंड रिक्वायरमेंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जैसे अभी आपको एक ईमेल रिसीव हो गया है तो पहला जो पार्ट है आपने करना ही यही है कि आपने अपने फंड्स अरेंज करने हैं। अब फंड का बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन पार्ट है, दैट इज पाउंड 2530। अब ये जो पाउंड 2530 है, क्या इसको आपका खर्च होगा या इसको आपने सिर्फ शो करना है? तो इसको मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आपको ओनली शो करना है। 2530 जो पाउंड है वो अपने अकाउंट में रखने, यानी कि एप्लीकेंट के अकाउंट में अमाउंट होगा। अगर हम इंडियन रुपीस में बात करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगी 3 लाख आप अपने अकाउंट में सेव करके रख लो। तो आप अपने अकाउंट में फंड्स को आराम से ट्रांसफर करके उसको 28 दिन होल्ड करके 31वें दिन आप अपने स्टेटमेंट्स निकाल सकते हो। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है अपने कि अमाउंट जो है वो शो करने वाला वो आपके अपने सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। इसमें आपके बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, जिसमें ये चीज मेंशन होती है कि आपके ये जो फंड है वो 28 दिन पुराने फंड्स हैं, और साथ ही साथ ये अमाउंट इंडियन रुपीस में कितना है और पाउंड में इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कितना अमाउंट बन रहा है, वो सारे ही उस बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट में मेंशन होनी चाहिए। साथ ही साथ आपने 1 महीने की स्टेटमेंट भी लगानी है उसी अकाउंट की। सो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट एंड स्टेटमेंट्स, दीज आर दी डॉक्यूमेंट्स जो आपको फंड रिक्वायरमेंट में लगानी होती। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, दैट इज क्वालिफिकेशन प्रूफ। क्वालिफिकेशन में मिनिमम जो एजुकेशन है इंडिया से, दैट इज बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। अब आपने इसमें क्या करना है, 10th ऑनवर्ड सारे ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको प्रॉपरली स्कैन करके अपलोड करने हैं। अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वीएफएस लेके जा रहे हैं तो सारे की अपने फोटो कॉपीज का एक सेट बनाना है और एक ओरिजिनल कॉपीज का एक सेट बनाना है, सो दैट आप पहले जब उनको फोटो कॉपीज दो और इन केस वो क्रॉस वेरीफाई के लिए ओरिजिनल मांगते हैं तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी A to Z होनी चाहिए। अदरवाइज आप सेल्फ अपलोड भी कर सकते हो सारे डॉक्यूमेंट्स, उसमें अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उन सबको स्कैन करके खुद ही अपलोड करनी होती है। फिर इसमें एक और पार्ट है, अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है, मिनिमम बैचलर डिग्री जो मैंने बोला, और किसी तरह से अभी एज ऑफ नाउ आपके पास डिग्री नहीं आ रखी है, प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल डिग्री, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर भी लिखवा सकते हो कि स्टूडेंट लिए, बट एज ऑफ नाउ सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू नहीं हुए हैं और विद इन कुछ टाइम इशू होगा, बट एज पर आर रिकॉर्ड कि स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिया एजुकेशन। अगर वो ऐसी लेटर लिख के देते हैं अपनी लेटर हेड में, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो कोर्स है उसका नाम, आपका नाम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर, एवरीथिंग अगर मेंशन होता है तो उसको भी वो कंसीडर करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास प्रोविजनल डिग्री या फिर ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए।
अब अगला जो डॉक्यूमेंट है दैट इज टीबी टेस्ट। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो टीबी टेस्ट मैंडेटरी है। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आपको ये जो टीबी टेस्ट है वो यूके अप्रूव्ड क्लिनिक से ही करवाना है और वो विद इन 6 मंथ होनी चाहिए। 6 मंथ की ही इसमें वैलिडिटी होती है। तो बहुत से लोग जो है वो अलग अलग टेस्ट करवाते हैं तो उस वजह से भी डिले होती है। तो ऐसा आपने नहीं करना, टीबी टेस्ट ही कराना है, वो भी इनके जो अप्रूव्ड क्लिनिक है इनके वेबसाइट में उन्हीं से ही करवाना है। उनको आप कॉल करके फिर अपने जो टेस्ट है वो बुक कर सकते हो। अगला जो डॉक्यूमेंट्स है दैट इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपको जो इंडिया से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र से अप्लाई होता है। तो यूजुअली 1 से लेकर 3 वीक आपको लग सकता है, इसलिए लास्ट मोमेंट पे मत छोड़ना। पीसीसी आज ही आप उसको अप्लाई कर दो। फंड्स और पीसीसी दीज आर द जो डॉक्यूमेंट्स, फंड्स आपको अरेंज करने में और ओल्ड होने में टाइम लगेगा और पीसीसी को थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 वीक्स लग सकते हैं, इसीलिए उसको भी आज ही आप अप्लाई करो सो दैट आपके पास लास्ट मिनट में कोई भी चीज ऐसे ना हो रहे। सो ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगी कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्चुअल में हमारे लगते हैं। इसके अलावा जो आपको और डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाना है वो है आपका पासपोर्ट, दैट इज वेरी मैंडेटरी। साथ साथ अपना आधार कार्ड एंड पैन कार्ड लेके जाना है। जो भी आपको सक्सेसफुल ईमेल रिसीव हुआ है उसका आपने प्रिंट आउट लेके जाना है। इसके बाद आपको एक चेकलिस्ट भी क्रिएट होता है, जैसे आप फीस पे करते हो तो आपने वो चेकलिस्ट में पूरा फिल करके लेके जाना है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट जो आपने अपने साथ लेके जाने हैं, कैरी करने हैं। इसके अलावा आपको और कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने अपना अपॉइंटमेंट लेटर सबसे ऊपर रखना है। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपने साथ कैरी करना है। मेक श्योर कि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके छूटे ना। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो वीडियो को दोबारा थोड़ा पीछे करके सारे ही डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 नोट कर लो अपनी कॉपी या फिर कहीं पर भी। फिर उसके बाद उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके अपना जो है वो VFS में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है या फिर खुद जो अपलोड करने हैं तब भी अपने ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आई होप डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वाला पार्ट अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट ब्रेकडाउन, यानी कि टोटल खर्चा हमारा कितना लगने वाला है। फर्स्ट है वीजा एप्लीकेशन फीस जो कि पाउंड 319 है। सेकंड आपका हेल्थ केयर सरचार्ज, यस ये आपको पहले ही पे करना पड़ता है। इनकेस अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है तो हेल्थ केयर जो सरचार्ज है जो आपका पाउंड 1552 है वो आपको वापस हो जाता है। बट जो आपका वीजा एप्लीकेशन फीस है वो दैट इज नॉन रिफंडेबल, वो किसी भी केस पे आपका रिफंड नहीं होगा। जो आपका मेन खर्चा होगा वो यही 2 होंगे। जो आपको फंड शो करने हैं, जो आपके खर्चे नहीं होंगे बट आपको दिखाने हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 2530 पाउंड है, वो आपने सिर्फ अपने अकाउंट में दिखाने हैं बट वो खर्चा नहीं होगा। इस चीज को आप अपने माइंड में रख के चलो। जो खर्चा होगा वो 2 ही खर्चे हैं मेन आपके, दैट इज एप्लीकेशन फीस जो कि 319 पाउंड है और दूसरा है हेल्थ सरचार्ज फीस जो कि 1552 पाउंड है। तो इन दोनों को ही मिला के जितना आपका बन रहा है उतना आपका खर्चा होगा। अगर मैं इंडियन रुपीस में इनकी बात करूं तो आपका कुछ 2,20,000 से लेकर 2,40,000 के बीच में खर्चा आएगा एक्चुअल। अब जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं और आपने नहीं करनी है, जो कि है बैलेंस 1 दिन के लिए ड्रॉप करना। बीच में से सोच रहे हैं कि हाँ 1 दिन के लिए हटा दिया उसके बाद दोबारा डाल दिया तो चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। वो आपके स्टडी अमाउंट होनी चाहिए। सेकंड चीज इज रॉन्ग टीवी क्लिनिक, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बहुत से लोग अलग अलग क्लिनिक से करते हैं जो उनके अप्रूव्ड क्लिनिक से अगर आप नहीं करोगे दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। पीसीसी को लेट अप्लाई करना है क्योंकि पासपोर्ट सेवा से जो पीसीसी अप्लाई होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, समटाइम्स ज्यादा टाइम भी लग सकता है। इसीलिए उसको जैसे ही आपका सिलेक्शन लेटर आ गया है तो आपने उसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट वन इज कि इनकम्प्लीट यूनिवर्सिटी लेटर। अगर आपकी एजुकेशन अभी कंप्लीट नहीं है, अगर आप सोच रहे हो मेरे पास 8th सेमेस्टर की पढ़ी है और 6th सेमेस्टर की पढ़ी है तो वो मैं लगा दूं बट लेटर आप ना लगाओगे कंप्लीशन का तब भी दिक्कत है, वो भी चीज़ आपने नहीं करना है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप थोड़ा सा इग्नोर करते हो आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज हो सकता है। सो प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट्स उस हिसाब से ही अरेंज करें। हमारी इसमें एक्सपर्टाइज है क्योंकि लास्ट ईयर उससे पहले भी हमने बहुत सारी एप्लीकेशन सबमिट करी है और उन लोगों का विद इन 24 आवर्स वीजा आ चुका है। सो इसमें पूरी एक्सपर्टाइज है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी गाइडेंस मिल जाती है। अगर आपको डॉक्यूमेंट रिव्यू करवानी होती है वहाँ भी हम डॉक्यूमेंट रिव्यू वाली सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो हमारी इसमें एक्सपर्टाइज होने की वजह से मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होती है या कुछ भी अगर आप चाहते हो हमारी तरफ से सर्विसेज तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम है @globalsecretshub.96। मैं पर्सनली खुद सारे एप्लीकेंट्स के साथ कनेक्ट होकर उनके सारे रिक्वायरमेंट्स को देख के उस हिसाब से गाइड करती हूँ कहाँ उनके एप्लीकेशन में कमी है और किस हिसाब से उस चीज को वो कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताने के साथ साथ में उनको डॉक्यूमेंट्स के सैंपल भी प्रोवाइड करती हूँ सो दैट उनको इजीली सारी चीज़ों को समझने में और करने में रहे। सो यही थी इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि नेक्स्ट और भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो सो दैट हम उन चीज़ों को और ब्रीफली डिस्कस करें। कोई अगर पर्टिकुलर चीज़ को आप जानना चाहते हो तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो सो दैट मैक्सिमम जो क्वेरीज होंगे उस टॉपिक पे हम वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा लास्टली मैं आपको यही बोलूंगी अपने डॉक्यूमेंट्स को प्लीज अच्छे से रिव्यू करें, एलिजिबिलिटी को पहले देखें फिर ही अप्लाई करें।
और अगर आपको मेरे थ्रू नहीं करना, तब भी किसी अगर एजेंट के पास जाते हो तब मेक श्योर करना है कि उस एजेंट को इस वीज़ा के बारे में सारी नॉलेज हो, क्योंकि ये जो वीज़ास है वो स्टूडेंट वीज़ा वाली वीज़ास नहीं है और हर किसी को इन वीज़ास की नॉलेज नहीं होती है। तो आप प्लीज़ अच्छे जो कंसल्टेंट होगा आप उनके पास जा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इसमें चार्जेस नहीं। कोई अगर आपको बोला 50,000 लेंगे या 1 लाख लेंगे, तो ऐसा इतना कोई इसमें वीज़ा में नहीं है। बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आपको हमारे थ्रू गाइडेंस चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी सारी चीज़ें क्लियर हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।